अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जो पिछले 30 सालों से सिविल वार, दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेकाम की मिसाल बने हुआ था, अब तरीक बनने के करीब है। खबर यह है दोस्तों कि सोमालिया पाकिस्तान से 24 कटिंग एज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। दोस्तों, ये कोई छोटी डील नहीं है। ये 1951 के बाद सोमालिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन इस डील की गहराई समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कोल्ड वार के दौरान सियाद बैरी की हुकूमत में सोमालिया कोई कमज़ोर मुल्क नहीं था। उनके पास अफ्रीका की सबसे ख़तरनाक एयर फोर्स में से एक थी। सोचे, उस वक्त उनके पास सोवियत यूनियन के दिए हुए MiG-21, MiG-17 और IL-28 बॉम्बर थे। वो अपने खित्ते का शेर था। लेकिन फिर 1951 आया और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिविल वार शुरू हुई, एयरबेस तबाह हो गए और वो पावरफुल जहाज या तो जंग खा गए या टुकड़ों में बेच दिए गए। अगले 30 साल तक सोमालिया का सामान लवारिस था। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि सोमालिया के पास 3300 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो अफ्रीका में सबसे लंबी है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हवाई ताकत ज़ीरो है। पायरेसी, आर्म स्मगलिंग और इलीगल फिशिंग वहाँ आम बात है। लेकिन दिसंबर 2030 में जब यूनाइटेड नेशन ने एम्बार्गो हटाया तो सोमालिया ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, और इस वापसी के लिए उन्होंने जिस साथी को चुना वो है पाकिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोमालिया ने अमेरिकन F-16 या रशियन MiG-29 की बजाय JF-17 थंडर को ही क्यों चुना? इसका जवाब 3 अल्फाजों में है दोस्तों: अफोर्डेबल, कैपेबल और कमबैक प्रूवन। दोस्तों, मेरे मुताबिक इसे टेक्निकल नज़रिए से देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट की। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिकन F-16 ब्लॉक 70 की कीमत लगभग 80 मिलियन डॉलर से ऊपर जाता है। सोमालिया जैसा मुल्क जो अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, वो एक जहाज़ की कीमत में 3 JF-17 थंडर ले सकता है। लेकिन दोस्तों, सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि ये जहाज़ कमज़ोर है। सोमालिया जो विजन ले रहा है वो ब्लॉक 3 है, जिसे मैं गेम चेंजर कहता हूँ। इसमें लगा है KLJ-7A हैज़ारिडार। दोस्तों, हैज़ारिडार का मतलब है कि ये जहाज़ दुश्मन को देख सकता है इससे पहले कि दुश्मन इसको देखे। ये 170 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रैक करता है। इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड मच 1.6 और कॉम्बैक्ट रेडियस 1350 किलोमीटर है। सोमालिया का रकबा बहुत बड़ा है और ये रेंज उन्हें पूरे मुल्क को कवर करने की सलाहियत देती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये है कि वेपन पैकेज। ये जहाज़ सिर्फ हवा में ही नहीं उड़ता, बल्कि ये एंटी शिप मिसाइल CM-400 भी अपने साथ रखता है। याद रहे, सोमालिया की असल जंग समुंदर में है। पायराइट्स और इलीगल शिप्स के खिलाफ ये मिसाइल किसी तबाही से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ टेक्निकल स्पेक्स की नहीं है, कहानी है सर्वाइवल की। सोमालिया को ये जहाज़ क्यों चाहिए? दोस्तों, 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोमालिया की सिक्योरिटी को डायरेक्ट चैलेंज किया। इथियोपिया ने सोमालिया के ब्रेक अवे रीजन सोमालीलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो समुंदर तक रसाई हासिल कर सके। सोमालिया ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला समझा। अब यहाँ दोस्तों एयर बैलेंस को समझें। देखें, इथियोपिया के पास Su-27 और Su-30 जैसे हैवी फाइटर जेट हैं। सोमालिया के पास क्या था? कुछ नहीं। इसलिए ये 24 JF-17 थंडर सिर्फ अल-शबाब के लिए नहीं है, ये इथियोपिया को आंखें दिखाने के लिए हैं। इसे हम डिफेंस की ज़ुबान में स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कहते हैं। दोस्तों, सोमालिया दुनिया को बता रहा है कि अब हम डिफेंसलेस नहीं हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। तुर्की और कतर रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की इस डील को फैसिलिटेट कर रहा है और कतर शायद इसे फाइनेंस करे। ये एक नया इस्लामिक डिफेंस एलियंस बन रहा है। तुर्की पहले ही सोमालिया को बेराख्ता TV-2 ड्रोन्स दे चुका है और उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है। अब पाकिस्तान की एंट्री से ये ट्रायंगल मुकम्मल हो रहा है। तुर्की ड्रोन्स दे रहा है, पाकिस्तान फाइटर्स दे रहा है और कतर फाइनेंस कर रहा है। जिस बात से हटकर अब ज़रा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। जहाज़ खरीदना आसान है, लेकिन उसे उड़ाना और मेंटेन करना मुश्किल होता है। दोस्तों, सोमालिया के पास पिछले 30 सालों से एयरफोर्स नहीं थी, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उनके पास मॉडर्न हैंगर्स नहीं है जो इन एडवांस जेट को रख सकें। पायलट्स की बात करें तो उनके पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उड़ाने वाले पायलट्स नहीं हैं। टेक्नीशियंस की बात करें तो रडार और इंजन को ठीक करने वाला
ग्राउंड क्रू मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डील सिर्फ हार्डवेयर की नहीं बल्कि कंप्लीट पैकेज की होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स को अगले 5 या 10 साल तक शुमालिया के पायलट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। शायद दोस्तों शुरू में पाकिस्तानी पायलट्स ही इन जहाज़ों को शुमालिया में परेड करें या वहाँ एडवाइज़र के तौर पर बैठे। टोटल को स्पेयर पार्ट, वाइपर्स और ट्रेनिंग मिलाकर तकरीबन $900 मिलियन से ऊपर चली जाती है ये डील। क्या शुमालिया जैसी इकनॉमिक्स ये बोझ उठा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल रिस्क भी है। अगर कल को गवर्नमेंट बदल गई या इंटरनेशनल प्रेशर आया तो डील खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में ये कहना गलत नहीं होगा अगर ये डील फाइनल हो जाती है, और अभी ये अगर है तो ऑन ऑफ अफ्रीका का सिक्योरिटी कैलकुलस हमेशा के लिए बदल जाएगा। शुमालिया जो कल तक दूसरों की मदद का मोहताज था वो एक खुद मुख्तार एयर पावर बनकर उभरेगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, ना सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट के लिए बल्कि अफ्रीका में अपना असर और रसूम के लिए। ये साबित करेगा कि पाकिस्तान वेस्ट पर डिमांड किए बगैर दूसरे मुस्लिम ममालिक को अपने पांव पर खड़ा कर सकता है। बड़ी तस्वीर ये है दोस्तों, शुमालिया दूसरे इमर्जिंग नेशन के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। अगर कोई मुल्क वेस्टर्न फाइटर अफोर्ड नहीं कर सकता और रशियन पॉलिटिकल बैकिंग नहीं चाहता तो वो JF-17 पाथवे एक बेहतरीन मॉडल को चूज़ कर सकता है। ये सिर्फ 24 जहाज़ों की बात नहीं है, ये 30 साल बाद एक कौम की वापसी की कहानी है। क्या शुमालिया अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर पाएगा? वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया देख रही है और पाकिस्तान इस कहानी का मेन करैक्टर है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्या पाकिस्तान को शुमालिया की मदद करनी चाहिए? तो दोस्तों आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अपने दोस्तों के तक ज़रूर इसको शेयर करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।